गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज का लेक्चर नंबर 10, चैप्टर वही 5th और अंतिम हिस्से में अपन पहुंच चुके हैं, अंतिम कड़ी में। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है, लोकतंत्र के संचालन के लिए जो अन्य आवश्यक परिस्थितियां बची हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 7, 8 और बाकी हैं, इनको मैं समझा देती हूँ। तो ये वाला पोर्शन अपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र किसी देश में चल रहा है, संचालन हो रहा है, तो उसके लिए जो आवश्यक परिस्थिति है उसमें अगली आती है नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक है ना, जो देश में रहने वाली जनता है वो उस देश की क्या हो जाती है, नागरिक। पहले क्या होता था बच्चों, पुराने समय में राजा होते थे तो वो नागरिक प्रजा कहलाती थी। अब सरकारें बन गई हैं तो प्रजा का स्थान किस रूप में आ गया, नागरिक के रूप में आ गया। तो ये जो लोकतंत्र है ये सीमित शासन व्यवस्था पे यकीन करता है और संविधान द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार लोकतंत्र का संचालन होना चाहिए। ये बात यहाँ पर आती है कि संविधान में जो लिखा गया, तो इसके द्वारा एक तो मौलिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए और स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी संविधान में किया जाना चाहिए। ये नागरिक स्वतंत्रता को ये यहाँ पर बताती है। तो नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, हमें कैसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम एक नागरिक हैं, हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें कोई भी सभा बनानी है, अपना कोई संगठन बनाना है, कोई समिति बनानी है, उसकी बनाने की भी हमको छूट मिलनी चाहिए। हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो आपने देखे होंगे लोग सभाएं करते हैं, सभाओं में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ वो अपने विचार बोलते हैं। सभा करने की और आंदोलन करने की, पर आंदोलन बच्चों कैसे, शांतिपूर्वक आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन नहीं, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अगर छूट मिलती है तो वहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता मानी जाती है। अब ये जो मौलिक स्वतंत्रता है, मौलिक शासन जो है, ये इसका जो हम प्रयोग देखते हैं कि भाई नागरिकों को स्वतंत्रता मिल रही है, तो अगर उनको लगता है नागरिकों को कि लोकतंत्र में अगर उनके हित के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, सरकार की नीतियाँ कुछ ऐसी हैं जो उनके खिलाफ हैं, तो वो सरकार की नीतियों कार्यों की आलोचना करने का हक रखते हैं। और इसके लिए जनमत जो निर्माण करते हैं साधन, आपने पहले भी पढ़ा था, मीडिया, उनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन साधनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर उनको रोक दिया जाता है तो यहाँ पे फिर लोकतंत्र की हम सफलता नहीं मान सकते। तो यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक स्वतंत्रताओं का होना आवश्यक है। अगला, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं। संविधान अपना लिखित है, सबको पता है। तो संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है वो ऐसा हो कि उसको पढ़ के कोई विवाद ना हो, मतलब उसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, कोई भ्रम ना रहे पढ़ने वाले के कि क्या लिखा है, कि सरकार के बारे में क्या नहीं है, तो विवाद का कोई विषय ही ना हो। इसलिए भाषा बहुत स्पष्ट हो, किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, ताकि कोई विवाद ना बने। फिर संविधान संशोधन की जो पद्धति है, संशोधन है ना, बदलाव करना, संविधान में जो लिखा हुआ है उसको बदलना या कोई नई चीज़ ऐड करना, ये कठोर होना चाहिए पद्धति। हमारे हालांकि है ना बहुत ज़्यादा कठोर है ना बहुत ज़्यादा लचीला, क्योंकि क्या होता है कि अगर कठोर नहीं है तो जो भी इस राजनीतिक दल सत्ता में आएगा वो अपने हिसाब से नीतियाँ बनाने का प्रयास करेगा, संविधान को बदलने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में हो सकता है वो लोकतंत्र की जगह अगर ऐसा प्रयास करता है तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, वहाँ पर अपन कह सकते हैं तानाशाही की स्थिति आ जाए, अधिनायक तंत्र हो जाए। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि राजनीतिक दल कोई अपना अनुचित लाभ ना उठा सकें संविधान को बदल करके। तो संविधान संशोधन की पद्धति कैसे होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। फिर ये तो हो गई बात बच्चों संविधान की। लोकतांत्रिक परंपराएं क्या हैं, जो अपनी पुरानी परंपरा चली आ रही है, मतलब अपने आचरण के जो नियम है, व्यवहार है, व्यवस्थाएं हैं। अब हर चीज़ लिखी हुई नहीं होती है बच्चों, लिखित में नहीं होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो व्यवहार में अपने आप ही आ जाती हैं, तो उनको जो लिखित नहीं है पर ये लोकतंत्र को क्या देती है, विकास देती हैं, उसको गति देती हैं। वो परंपराएं जो हैं उनका भी होना आवश्यक है। तो ये हो गया अपना अगला कि लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं। फिर आता है स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। हमारे यहाँ संविधानवाद के जो व्यवस्था की गई है, मतलब हमारे यहाँ संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है और संविधान में कहा गया है कि सरकार को चलाने के लिए जो शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका जो विधि निर्माण करती है,
कार्यपालिका जो इन विधियों को लागू करती है, और न्यायपालिका। तो यहाँ पे हमारे यहाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष, शक्तिशाली न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो ये क्या कार्य करती है कि कार्यपालिका जो कानून लागू करती है वो कहीं अत्याचारी ना हो जाए, वो संविधान के खिलाफ उल्लंघन ना करने लगे, इस तरह के, तो उसको रोक लगाती है। और व्यवस्थापिका ने अगर ऐसे कोई कानून बना लिए हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है, असंवैधानिक है, तो उनको वो अवैध घोषित भी कर सकती है या पुनरावलोकन के लिए भी भेज सकती है कि इसको फिर से देखिए और फिर से इसको बनाइए, क्योंकि इसमें समाज का, नागरिकों का हित नहीं है, ये अवैध रूप से बनाई गई। और एक और कार्य जो है न्यायपालिका का कि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। अगर नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं उनको अगर पालना नहीं दी जा रही है नागरिकों को, तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, तो उनकी रक्षा भी यहाँ पर की जा सकती है। अगला आता है योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। जो एक पूरा तंत्र बना हुआ है कार्य करने का, वो जो कर्मचारी हैं उनको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस दल की सरकार आ रही है। उनका तो कार्य है, जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी दल की सरकार बने, उनको तो उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं, जो नीतियाँ लागू की जाती हैं, उनका काम वहाँ पर उनको करना है। तो इनको दलगत राजनीति में नहीं पढ़ना है, इनको तो तटस्थ रहना है, किसी के पक्ष में नहीं बोलना है। उनकी जो व्यक्तिगत राय है वो भी यहाँ काम नहीं आएगी। उनको तो सरकार का काम करना है, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। तो उनको दलगत राजनीति से दूर रहना है, तटस्थ रहना है, सेवाभावी होना है नागरिकों के प्रति, और अपने प्रशासनिक कार्यकुशलता उनमें होनी चाहिए। तो ये कर्मचारी योग्य हों और निष्पक्ष हों, मतलब किसी के साथ पक्षपात ना करें कि उनके पसंद की एक सरकार आ गई है तो उसमें तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सत्ता पक्ष में पसंद की सरकार नहीं है तो काम में ढिलाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, स्वास्थ्य सुसंगठित दलीय व्यवस्था। हमारे यहाँ पर संविधान में दलीय व्यवस्था का वर्णन किया गया, मतलब अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। अनेक दल जो है वो अपने प्रतिनिधियों को सत्ता में लाने के लिए चुनाव में खड़ा करते हैं, और सरकार बनाने के लिए वहाँ पर जनता उनको क्या करती है, वोट देती है। तो हमारे यहाँ पर दलीय शासन है। तो ऐसे में जो दलीय राजनीति है उसका दल का निर्माण स्वस्थ आधार पर होना चाहिए, किसी क्षेत्रीय, किसी प्रांतीय आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर नहीं, भाषा आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। मतलब वो राष्ट्रीय आधार पर समाज में, देश में आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर कार्य करें, उन समस्याओं को सुलझाएं। ये राजनीतिक दल का कार्य होना चाहिए। फिर आता है योग्य और निष्ठावान नेता। एक दल में बच्चे 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है प्रमुख नेता, सब जानते हैं, हर दल का एक नेता होता है प्रमुख। फिर एक होते हैं उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उस दल के, और तीसरे हम जो समर्थक, जो बाहर से हम समर्थन देते हैं। तो दल में जो नेता होता है उसका योग्य होना, निष्ठावान होना बहुत आवश्यक है, बुद्धिमान होना आवश्यक है। तभी क्या कर सकता है वो, देश के लिए जो भी नीतियाँ कानून बनाए जा रहे हैं उनका वो बहुत सही तरीके से आकलन करके और शांतिपूर्ण ढंग से उसका हल निकाल सकता है। किंतु अगर नेता योग्य नहीं है, भ्रष्ट है, ठीक है, कामचोर है, चापलूस है, या अवसरवादी है, झूठा है, तो वो ऐसे कार्य करेगा जिससे कि देश हित में कार्य नहीं होगा। वो व्यक्तिगत हित के लिए कार्य कर सकता है, अपने दल के लिए कार्य कर सकता है, जो लोकतंत्र के संचालन में क्या आ जाएगी, एक बाधा के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर इनको ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था दलीय व्यवस्था में, कि दलीय व्यवस्था में आंतरिक लोकतंत्र होना जरूरी है, मतलब दल के भीतर क्या चल रहा है लोगों को पता होना चाहिए। फिर आंतरिक चुनाव भी होने चाहिए कि वहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबको खड़े होने का मौका दिया जाए। और कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो नेता का ही तो कार्य होता है कि कोई अनुशासनहीनता कर रहा है, कोई दल बदल कर रहा है तो उस पर वो नियंत्रण करे, और ऐसे व्यक्तियों को दल में स्थान ही ना दे। तो यहाँ पे दोनों लगभग बराबर से आ जाते हैं कि दलीय व्यवस्था में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, नेताओं का होता है। तो यहाँ पर वो राष्ट्रीय हित के लिए काम करें, ना कि व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करें। फिर आता है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। देश के लिए सरकारें जो भी योजनाएं बनाती हैं वो देश हित के लिए होती हैं, सार्वजनिक हित के लिए होती है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होती है। जैसे कृषि उद्योग का संतुलित विकास हो, मतलब हर वर्ग के लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं, श्रमिक वर्ग है, ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ पे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका भी जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा उठाने का प्रयास यहाँ पर किया जाए। ऐसी कोशिशें यहाँ पर की जाने, मतलब ऐसी जो है नीतियाँ बने वो सर्व कल्याण की नीतियाँ बने, ना कि किसी एक व्यक्ति के हित की नीतियाँ यहाँ बने। तो राष्ट्रीय हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए योजनाओं को बनाया जाए। और फिर अंत में आता है बच्चों आधारभूत मामले। हर देश की जो बेसिक नीतियाँ होती हैं उन मामलों में सबकी राय लेना आवश्यक है, राष्ट्रीय सहमति का होना
मतलब आधारभूत मामलों में अगर कोई राय ली जा रही है तो देश में रहने वाले, देखो 3 लोग, एक तो बहुसंख्यक होते हैं देश में रहने वाले, एक अल्पसंख्यक, और तीसरा जो आता है राजनीतिक दल। तो बहुसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, राजनीतिक दलों सबकी राय उस मामले में लेनी आवश्यक है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ लोकतंत्र का संचालन जो है वो भली प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। तो बच्चों आज अपन ने देखा लोकतंत्र के संचालन की ये आवश्यक परिस्थितियाँ। यहाँ पे अपना चैप्टर भी जो है वो लगभग पूरा हो जाता है। फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको अलग से बता दूँगी, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों। आशा समझ में आ गया होगा।